नमस्कार। आज हम बात करेंगे अनीस जंग की एक बेहद असरदार कहानी लॉस्ट स्प्रिंग के बारे में। ये कहानी असल में एक आईना है जो हमें दिखाती है कि कैसे गरीबी बच्चों से उनका बचपन छीन लेती है। एक ऐसी हकीकत जो दिल दहला देती है। तो इस सफर में हम दो लड़कों की दुनिया में चलेंगे। उनकी कहानियों से हम समझेंगे कि कैसे कुछ लोग हालात के आगे झुक जाते हैं, कुछ बगावत करते हैं और गरीबी का वो जाल क्या है जो आज भी एक कड़वी सच्चाई है। तो चलिए सबसे पहले इन कहानियों की बुनियाद को समझते हैं। वो क्या वजह है, वो कौन सी परंपराएं हैं जो बच्चों को शोषण की जिंदगी जीने पर मजबूर कर देती हैं। देखिए, ये सिर्फ एक फिक्शन नहीं है, बल्कि अनगिनत जिंदगियों की सच्चाई है। और हमारी यह पड़ताल शुरू होती है हमारे पहले किरदार साहब के साथ। तो चलिए अब साहब की दुनिया में चलते हैं। एक छोटा लड़का जो बांग्लादेश से आया है और अब दिल्ली के बिल्कुल बाहरी इलाके सीमापुरी की एक झुग्गी में रहता है। लेखिका ने यहाँ एक कमाल का कॉन्ट्रास्ट दिखाया है। देखिए, एक तरफ है देश की राजधानी दिल्ली और ठीक उसके बगल में है सीमापुरी। जियोग्राफिकली तो ये बिल्कुल पास हैं, पर मेटाफोरिकली यानी असलियत में दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। सीमापुरी में जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनके लिए कचरा बीनना बस जिंदा रहने का एक जरिया है और कुछ नहीं। लेकिन साहब जैसे बच्चों के लिए वही कूड़े का ढेर एक अलग ही जादुई मतलब रखता है। वो उनके लिए एक खजाने जैसा है, जहां हर रोज एक उम्मीद होती है कि शायद आज 1 रुपया मिल जाए या फिर 10 का नोट। कई महीनों तक उसे जानने के बाद लेखिका उससे उसका पूरा नाम पूछती है। और यहीं पर ये कहानी एक बहुत ही मजबूत लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल करती है, आयरनी यानी विडंबना। सोचिए, उसके नाम का मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी पूरी कायनात का मालिक। और असलियत क्या है? वो एक छोटा नंगे पैर घूमने वाला लड़का है जो कचरे में से अपना गुजारा ढूंढता है। ये कॉन्ट्रास्ट दिल को छू जाता है ना? फिर साहब की जिंदगी में एक मोड़ आता है। उसे एक चाय की दुकान पर नौकरी मिल जाती है, एक तरह से एक स्टेबल काम। लेकिन यहाँ एक पेंच है। उसे 800 रुपए और खाना तो मिला, पर बदले में उसने अपनी आज़ादी खो दी। वो जो बेफिक्री थी वो कहीं गुम हो गई। साहब अब अपना मालिक नहीं रहा था। तो साहब की कहानी हमें एक तरह से किस्मत को मान लेने की बात दिखाती है। अब हम अपनी दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मिलते हैं फिरोजाबाद के मुकेश से। मुकेश की दुनिया बेहद खतरनाक है। यहाँ परिवार की पीढ़ियां गुजर जाती हैं कांच की चूड़ियां बनाते बनाते। अक्सर जवान होने से पहले ही उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। और ये तस्वीर इस सच्चाई को और भी मजबूती से दिखाती है कि कैसे फिरोजाबाद में हजारों बच्चे बाल मजदूरी के जाल में फंसे हुए हैं। यहाँ के लोग सिर्फ गरीबी में नहीं जकड़े हैं, वो कर्म यानी भाग्य की सोच में भी बंधे हैं। उनकी दादी कहती हैं, ये तो हमारा भाग्य है, जो काम भगवान ने दिया है उसे कैसे तोड़ सकते हैं। ये सोच उन्हें कोई और जिंदगी के बारे में सोचने ही नहीं देती। लेकिन इस सब के बीच मुकेश अलग है। वो एक चिंगारी की तरह है जो सपने देखने की हिम्मत करता है। उसका सपना सुनने में शायद बहुत बड़ा ना लगे, पर अपनी दुनिया के हिसाब से ये एक बहुत बड़ी बगावत है, परंपरा और किस्मत के खिलाफ एक विद्रोह हो। तो अब जब हम इन दोनों लड़कों को साथ में रखकर देखते हैं तो इस चैप्टर का असली मतलब समझ में आता है। ये टेबल एकदम साफ दिखाती है कि कहानी हमें 2 रास्ते बता रही है। एक है रेजिग्नेशन का, यानी खामोशी से सब कुछ स्वीकार कर लेना जैसा साहब करता है, और दूसरा है रिबेलियन का, यानी उम्मीद के साथ विद्रोह करना जैसा मुकेश करना चाहता है। तो सवाल उठता है कि इस जाल से निकलना इतना मुश्किल क्यों है? लेखिका बताती हैं कि इसके पीछे बहुत बड़ी ताकतें काम करती हैं। असल में यहाँ शोषण की 2 दुनियाएं हैं। एक अंदर की दुनिया जो परिवार, जाति और गरीबी के बोझ तले दबी है, और एक बाहर की दुनिया जिसमें साहूकार, बिचौलिए, पुलिस और नेता शामिल हैं। ये सब मिलकर एक ऐसा दुष्चक्र बनाते हैं जो किसी भी बदलाव की कोशिश को कुचल देता है। और ये दोनों दुनियाएं मिलकर बच्चे पर एक ऐसा बोझ डाल देती हैं जिसे वो चाहकर भी नहीं उतार सकता। वो इस बोझ को वैसे ही अपना लेता है जैसे उसके पिता ने अपनाया था, और ये चक्र चलता रहता है जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो मुकेश एक सपना देखने की हिम्मत तो करता है, पर क्या सिर्फ एक सपना पीढ़ियों से बनी इन मजबूत जंजीरों को तोड़ सकता है? कहानी हमें इसी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है।
ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इस खोए हुए बसंत को वापस पाने के लिए असल में किस चीज़ की ज़रूरत है।